हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीएससी बीएड पार्ट 3 में पेपर 2 चल रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें आज अपना है 7th लेक्चर। और इसके अंदर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जल विभव के बारे में, वाटर पोटेंशियल। और आज हम ऑस्मोटिक जो तंत्र है, ऑस्मोटिक सिस्टम एंड प्लांट्स है, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। ऑस्मोटिक सिस्टम एंड प्लांट सेल, ठीक है। इसको पढ़ने का औचित्य ये है कि हमें कोशिका में जल की स्थिति का पता चलता है और उसकी स्थिति के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सी कोशिका जल अवशोषित करेगी और कौन सी कोशिका जल का त्याग करती है। तो जैसा कि हमने जल विभव में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जल विभव में कि जल की गति उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है। यानी जिस कोशिका में जल विभव का मान कम होता है वहाँ पर कोशिका जल का अवशोषण करती है, और जिसमें जल विभव का मान अधिक होता है तो वहाँ कोशिका जल का त्याग करती है। जल विभव जल की स्थिति का निर्धारण करता है। उसी तरह से डीपीडी भी जल की स्थिति का निर्धारण करती है। डीपीडी जिसे हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, वो भी किसका निर्धारण करती है? जल की स्थिति का निर्धारण करती है। तो हम आज जानेंगे कि परासरण तंत्र और कोशिका का आपस में क्या संबंध है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कोई भी पादप कोई एक प्रारूपिक पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो वो कोशिका एक लचीली कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं, और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक और एक रिक्तिका होती है, और साथ ही साथ जो रिक्तिका है उसके चारों ओर एक इकाई झिल्ली पाई जाती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में जल भरा रहता है। रिक्तिका में भरे हुए जल को हम कोशिका रस कहते हैं, और कोशिका रस में अनेक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। जल के साथ अनेक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। तो अगर हम एक पादप कोशिका की बात करें तो वहाँ पर जल किस रूप में होता है? विलयन रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य, टोनोप्लास्ट और कोशिका झिल्ली, अगर तीनों की अगर हम बात करें, कोशिका द्रव्य, टोनोप्लास्ट और कोशिका झिल्ली, ये तीनों तो होती हैं अर्धपारगम्य, जबकि कोशिका भित्ति होती है पूर्ण पारगम्य, ठीक है। जल के लिए अगर इन चारों की स्थिति की अगर बात की जाए तो टोनोप्लास्ट, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ये तीनों कैसे होते हैं? जल के लिए अर्धपारगम्य होते हैं, जबकि कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जल का बाह्य वातावरण जो है, जो कोशिका का बाह्य वातावरण जो है वहाँ पर जल उपस्थित रहता है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक प्रारूपिक पादप कोशिका एक परासरण तंत्र का काम करती है। एक प्रारूपिक कोशिका एक परासरण तंत्र का काम करती है, और इस आधार पर एक पादप कोशिका परासरण तंत्र का कार्य करती है, ठीक है। अतः कोशिका में परासरणी स्थिति, अतः कोशिका में परासरणी स्थिति क्या होगी? ये हो जाती है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये WP भी हो सकता है,
ठीक है, ऐसे भी इस समीकरण को लिखा जा सकता है। तो कोशिका में परासरण स्थिति को स्पष्ट करने वाली समीकरण कौन सी है? dPd बराबर OP माइनस TP, ठीक है। तो dPd बराबर WP भी हो सकता है, dPd बराबर WP, ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि dPd जो है वो कोशिका में जल की स्थिति का निर्धारण करती है, ठीक है। dPd के साथ ही जो OP है उसके अंदर ये क्या है? ये है कोशिका का परासरण दाब। TP क्या है? ये है कोशिका का स्फीति दाब। और TP के बाद हम बात करेंगे WP की। WP होता है वाल्व प्रेशर। TP वास्तव में करता क्या है? टर्गर प्रेशर का काम होता है कि जब कोई कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है तो भित्ति दाब और स्फीति दाब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत परंतु बराबर होते हैं। तो TP अगर उच्च होती है यानी कि टर्गर प्रेशर मौजूद रहता है तो फिर कोशिका में जल प्रवेश नहीं कर पाता है, यानी कोशिका में जल की साम्य अवस्था आ जाती है। तो इस आधार पर हम समीकरण ये बताते हैं। अब अगर हम जल विभव की बात करें, जल विभव के संदर्भ में बात करें तो कोशिका में जल विभव की स्थिति, अगर समीकरण की बात करें तो अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको तो ये सही है, साई W बराबर साई S प्लस में साई P। वैसे हम इसको यहाँ पर साई M भी लिख सकते हैं, परंतु जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मैट्रिक्स विभव है वो कोशिका में जल विभव का निर्धारण करने में सहायक नहीं है, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। केवल हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? परासरण और दाब विभव की बात करेंगे, ठीक है। तो कोशिका में जल विभव की स्थिति को कौन स्पष्ट करता है? परासरण विभव या विलय विभव और दाब विभव। तो ये है इसके लिए समीकरण। तो साई W को हम दर्शाते हैं जल विभव जो कोशिका में जल की स्थिति का निर्धारण करता है। साई S ये है कोशिका में परासरण विभव जो परासरणीय सांद्रता पर निर्भर होता है और इसका मान हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसका मान हमेशा कैसा होता है? ये होता है ऋणात्मक, ठीक है। और जो साई P है ये दाब विभव है। दाब विभव का मतलब है जो कोशिका में जल के प्रवेश को रोकता है, और ये कैसा होता है? ये होता है धनात्मक, ठीक है। अगर हम स्फीत कोशिका की बात करें तो ये कैसा हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। जबकि जाइलम और जो जीवद्रव्य कुंचित कोशिकाएं हैं वहाँ पर साई P का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि वहाँ पर जल की कमी होती है। क्योंकि कोशिका जल को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली होती हैं, तो वहाँ पर जो दाब विभव है वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि दाब विभव अगर कोशिका में ऋणात्मक हो तो वह कोशिका जल का अवशोषण करती है, और अगर धनात्मक हो तो वो कोशिका जल का अवशोषण नहीं करती है, यानी कि वहाँ शून्य की अवस्था होती है। और जो साई S है इसका मान ऋणात्मक होता है, परासरण विभव जिसे हम कह सकते हैं, इसे हम विलय विभव भी कह सकते हैं। तो कोशिका में कभी भी dPd और जल विभव यानी विसरण दाब न्यूनता और जल विभव का मान कभी भी स्थिर नहीं रहता है, यानी कि इनका हमेशा एक मान नहीं रहता है। ये मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, और इस परिवर्तित मान के अनुसार ही कोशिका व्यवहार करती है, अर्थात या तो वो जल का अवशोषण करती है या वो जल का त्याग करती है। तो इसके आधार पर ही हम ये बता सकते हैं, dPd और जल विभव के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कोशिका किस तरह का व्यवहार करेगी, क्या वो जल का अवशोषण करेगी, क्या वो जल का त्याग करेगी। तो आगे हम जानेंगे अलग अलग कोशिकाओं में इनके व्यवहार की हम तुलना करेंगे कि कौन सी कोशिका में कौन सी कोशिका किस तरह का व्यवहार करती है जल विभव और dPd में। तो पहला आता है इसमें पूर्ण सफीद कोशिका में। नंबर 1 है
पूर्णतः स्फीत कोशिका, पूर्णतः स्फीत कोशिका में, देखिए पूर्ण स्फीत कोशिका में जल अवशोषण की क्षमता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। पूर्ण स्फीत कोशिका में जल अवशोषण की क्षमता जो है वो नगण्य होती है। क्योंकि इसमें क्या है, नगण्य क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जल विभव और विसरण दाब, जो विसरण दाब न्यूनता है उनका मान कैसा होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जल अवशोषण क्षमता कैसी होती है? नगण्य होती है, यानी नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि डीपीडी व साई डब्ल्यू का मान या कैसा होता है? शून्य होता है। डीपीडी और साई डब्ल्यू का मान कैसा होता है? यहाँ पर शून्य होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जल विभव की क्षमता नहीं, सॉरी, जल अवशोषण की क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, और साथ ही साथ ओपी और टीपी, ओपी और टीपी तथा ओपी व टीपी व अथवा साई एस व साई पी बराबर होते हैं। ठीक है, ये जब बराबर होते हैं तो डीपी डी का मान और साई डब्ल्यू का मान कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण स्फीत कोशिका में जल अवशोषण की क्षमता कैसी होती है? नगण्य होती है। तो हमने समीकरण क्या देखा था? परासरण समीकरण, जो परासरणी तंत्र के, कोशिका का परासरणी तंत्र के लिए एक हमने समीकरण लिखी थी, वो थी OP माइनस TP। इस तरह से हमने लिखा था। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस में साई पी। तो ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अब अगर साई एस का मान यहाँ पर मान लिया जाए, यदि साई एस बराबर हो -20 ATM, ठीक है, और साई पी बराबर कितना हो? साई पी बराबर हो 20 ATM। ये 20 ATM है और ये है -20 ATM। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। साई पी किसके बराबर है? साई पी है टीपी के बराबर। ठीक है, तो इस आधार पर हम आगे इसकी व्याख्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ये हो जाता है साई डब्ल्यू बराबर, ये हो गया -20 प्लस ये हो गया 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर? इसी तरह से डीपीडी अगर हम देखें तो ये भी जैसे हमने लिखा OP माइनस TP, तो ये हो जाता है, ये हो गया -20 और ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि -20 में से प्लस के 20 घटा दिए हैं, तो ये हो जाता है 0। तो क्या हो गया? साई डब्ल्यू का मान भी 0 हो गया और डीपीडी का मान भी 0 हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कोशिका जल का अवशोषण नहीं करती है। तो पूर्ण स्फीत कोशिका में जल का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि डीपीडी और जल विभव का मान 0 होता है। आगे हम चलते हैं पूर्ण स्फीत कोशिका के बाद आंशिक स्फीत कोशिका में। दूसरा जो है इसमें वो है आंशिक रूप से स्फीत कोशिका में। आंशिक स्फीत कोशिका में, तो आंशिक स्फीत कोशिका में क्या है? आंशिक स्फीत कोशिका में कोशिका का परासरण विभव टीपी की तुलना में थोड़ा सा कैसा होता है? अधिक होता है। परासरण विभव दाब विभव की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादा होता है।
तो परासरण विभव दाब विभव की तुलना में ज़्यादा होगा, तो फिर कोशिका क्या करेगी? कोशिका जल अवशोषण करती है। सीधे शब्दों में अगर हम कहना चाहें, अगर जल विभव के आधार पर अगर हम कहना चाहें, तो इस प्रकार की कोशिका में जल विभव का मान स्फीत कोशिका के जल विभव की तुलना में कम होता है। ठीक है, पूर्ण स्फीत कोशिका में तो जल विभव का मान कैसा था? ज़्यादा था, तो उसको तो जल की आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, और अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पर जल विभव का मान कैसा होगा? पूर्ण स्फीत कोशिका की तुलना में कम होता है। कम का मतलब होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कोशिका जल का अवशोषण करती है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जल का अवशोषण करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि जल विभव का मान पूर्ण स्फीत कोशिका की तुलना में कम होता है। ठीक है, क्योंकि जल विभव का मान पूर्ण स्फीत कोशिका की तुलना में कम होता है। साथ ही इसमें हम एक बात और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोशिका का परासरण विभव या ओपी, कोशिका का परासरण विभव या ओपी, टीपी या दाब विभव की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ तो क्या था? पूर्ण स्फीत कोशिका में बराबर था, और यहाँ पर कैसा है? ज़्यादा है। यदि तो डीपीडी बराबर क्या है? डीपीडी बराबर है ओपी माइनस टीपी, और साई डब्ल्यू बराबर ये हो जाता है साई एस, ये माइनस में, और प्लस में हो जाएगा साई पी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब अगर यदि साई एस बराबर ये हो जाएगा -20, साई एस बराबर कितना है? यानी परासरण विभव कितना है? वो है -20 एटीएम, क्या सॉरी 20 एटीएम। साई एस बराबर होता है 20 एटीएम। ठीक है, और साई पी बराबर कैसा है? 10 एटीएम, क्योंकि साई पी यानी दाब विभव कितना है? दाब विभव की तुलना में परासरण विभव ज़्यादा है, तो दाब विभव यहाँ पर क्या है? 10 एटीएम। अब साई एस का मान माइनस में है, चूँकि साई डब्ल्यू बराबर माइनस साई एस प्लस साई पी, तो ये माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस का मान रख देते हैं, तो ये हो जाता है ये प्लस का 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20 माइनस 10 बराबर -10 एटीएम। ये हो गया। एटीएम। ठीक है, और डीपीडी के आधार पर अगर हम बताएं तो डीपीडी के आधार पर ये हो जाता है -20 माइनस 10 बराबर ये हो जाएगा -10 एटीएम। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऋणात्मक मान आ गया ना। डीपीडी का मान साई डब्ल्यू यानी कि जल विभव का मान ये आ गया ऋणात्मक, यानी कि कम हो गया, तो फिर ये कोशिका जल का अवशोषण करती है। तो आंशिक स्फीत कोशिका जल का अवशोषण करेगी, क्योंकि जल विभव का मान पूर्ण स्फीत कोशिका की तुलना में कम होता है, क्योंकि कोशिका का परासरण विभव या ओपी टीपी या दाब विभव की तुलना में ज़्यादा होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आंशिक स्फीत कोशिका में जल का अवशोषण होगा। तीसरा नंबर 3 जो सेल है वो है आंशिक स्लथ कोशिका।
स्लथ कोशिका, फ्लैसिड सेल, स्लथ कोशिका में। तीसरा, स्लथ कोशिका में क्या कहता है सिद्धांत? देखिए, स्लथ कोशिका का टीपी और दाब विभव शून्य होता है। ठीक है, स्लथ कोशिका का टीपी दाब विभव शून्य इसलिए होता है क्योंकि उस कोशिका में जल की कमी है। तो जल की कमी अगर है तो टीपी तो होगा ही नहीं, टीपी नहीं होगा तो फिर इसका मान तो शून्य अपने आप ही हो गया। साथ ही साथ जल विभव और जो परासरण विभव है उन दोनों का मान बराबर होता है। जल विभव का मान और परासरण विभव का मान बराबर होता है। तो डीपीडी का मान अधिकतम और ओपी के बराबर होगा। डीपीडी का मान अधिकतम और ओपी के बराबर होने की वजह से इस प्रकार की कोशिका जो आंशिक स्फीत कोशिका है उसकी तुलना में अधिक जल का अवशोषण करती है। तो स्लथ कोशिका आंशिक स्फीत सेल की तुलना में अधिक जल अवशोषित करती है, क्योंकि इसमें टीपी या दाब विभव का मान कैसा है? शून्य होता है। टीपी या दाब विभव का मान कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, साथ ही परासरण विभव यानी साई एस व ओपी का मान बराबर होता है। ठीक है, साई एस यानी परासरण विभव किसके बराबर होता है? जल विभव के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, अर्थात डीपीडी का मान अधिकतम, डीपीडी का मान ध्यान से देखना है, डीपीडी का मान अधिकतम व ओपी के बराबर होता है। ठीक है, डीपीडी का मान अधिकतम और ओपी के कितना होता है? बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको विसरण दाब न्यूनता में बताया था कि जल की गति हमेशा कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है, तो ये क्या है? डीपीडी का मान यहाँ पर क्या है? अधिक है। तो जल की गति कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होगी। तो इस आधार पर ये कोशिका आंशिक स्फीत कोशिका की तुलना में अधिक जल का अवशोषण करती है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे, कुछ मान रख देते हैं। देखिए, साई बराबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, साई डब्लू बराबर होता है माइनस साई एस और ये हो जाएगा साई पी। ठीक है, तो इसके अंदर साई का मान हमने, जो साई एस है उसका मान हमने क्या माना है? यदि ओपी, ये भी लिख लो, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, दो समीकरण हम काम में ले रहे हैं। ठीक है, और इसी से हम गणना कर रहे हैं। तो यदि साई एस बराबर कितना है? 20 एटीएम और साई पी बराबर दाब विभव कैसा है? शून्य है। तो ये हो जाता है 0 एटीएम। ठीक है, तो आप समीकरण में रख देंगे। तो साई डब्लू बराबर ये हो जाएगा -20। ठीक है, और ये हो जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 एटीएम। ठीक है, साई का मान कितना आ जाएगा? 20 एटीएम। अब अगर डीपीडी की बात करें तो ये हो जाती है ओपी माइनस टीपी। तो ओपी माइनस टीपी में अगर हम देखें तो 20 माइनस टीपी क्या है? 0 है। तो साई का मान यहाँ पर हमने क्या बताया था? ओपी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 20 माइनस 0 बराबर 0। ठीक है,
तो डीपीडी कैसी हो गई, सॉरी बी, ये हो गई BCD। तो डीपीडी कैसी हो गई, अधिकतम हो गई। तो अधिकतम डीपीडी है तो जल की गति कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्लथ कोशिका में आंशिक स्फीत कोशिका की तुलना में अधिक जल का अवशोषण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।